Hello everyone, welcome to my channel Unfiltered Literature. In this video, we are going to discuss Anglo-Norman period, one of the most important transitional phase in the history of English literature. So, इस छोटे से लेक्चर में हम देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्या है, कब से कब तक रहा, क्या क्या इसमें हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। बेसिकली कौन कौन से मेन राइटर्स हैं, क्या वर्क थे, तो ये सब जो है मैं इस छोटे से लेक्चर में आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक बन गए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड इट्स माय गारंटी। तो अब होता क्या है कि अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, तो आपको पता होगा कि एंड कैसे हुआ। तो किसी भी चीज़ की एंड जो होती है वो किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है, एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड के एंड के बाद शुरू हुआ। विलियम वन जो ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी था, फ्रांस का ड्यूक था, उसने हैरोल्ड गॉडविनसन जो कि इंग्लैंड का नोबल था, उसको बैटल ऑफ हेस्टिंग में हराया। बैटल ऑफ हेस्टिंग जीतने के बाद वो बन गया विलियम द कॉन्करर, जिसे विलियम फर्स्ट कहते हैं। तो अब क्या होता है कि बैटल ऑफ हेस्टिंग आप समझ गए, विलियम कॉन्करर कौन है, क्या हुआ था, क्या बैटल थी, एंग्लो सैक्सन रूल कैसे ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब क्या है कि फेडरल सिस्टम आ चुका था। पुराने एंग्लो सैक्सन लॉर्ड्स जो थे, नोबल्स जो थे, उनको हटा दिया, नॉर्मन लॉर्ड्स को ज़मीन दे दी गई और यहीं से फेडरल सिस्टम शुरू हुआ। अब मेन देखा जाए फेडरल सिस्टम होता क्या है, तो इस सिस्टम में ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो सबसे ऊपर आता है किंग, जो कि एक राज्य का राजा, मोनार्क, रूलर होता है। देन आता है नोबल्स, जो कि ज़मीन लेते हैं, किंग के लिए काम करते हैं। देन क्लर्जी मैन और नाइट्स आते हैं। क्लर्जी मैन जो चर्च वगैरह को देखते हैं, मोनेस्ट्री संभालते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं। एंड देन आते हैं हमारे नाइट्स नंबर 3 पे, जो कि वॉरियर्स होते हैं। एंड देन आते हैं लास्ट में टैक्स पेयर, जिन्हें मैं कहूँगी कॉमनर्स, जो कि पीजेंट्स, वर्कर होते हैं, नॉर्मल लोग, दिहाड़ी मजदूर हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, फेडरल सिस्टम चल रहा था। और फेडरल सिस्टम की हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं किंग एंड नोबल्स। अब क्या हो रहा था, इंग्लैंड में लैटिन लैंग्वेज जो थी वो चर्च की लैंग्वेज बन चुकी थी। चर्च में जो भी लर्निंग हो रही थी वो सब लैटिन लैंग्वेज में थी, एंड इवन बाइबल जो थी वो भी लैटिन लैंग्वेज में थी। देन नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो यूज़ करी जा रही थी कोर्ट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लॉज बनाने के लिए, गवर्नेंस के लिए। एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो कॉमनर्स की लैंग्वेज बन गई, क्योंकि पीपल जो थे जिनको नहीं आइडिया था कि किंग कौन है, किंग फ्रांस का है, किंग को सिर्फ फ्रेंच आती है या लैटिन लैंग्वेज आती है क्लर्जी वाले लोगों को, बट कॉमनर्स को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं था। उनको लेना देना था कि हम भाई रात को 2 रोटी खा ले, खाना पीना मिल जाए। तो यही सब चल रहा था कॉमनर्स का। बेचारे टैक्स पे करे जा रहे थे, और बहुत सारे तो बॉन्डेड लेबर्स भी थे, जिन्हें हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। तो उनकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी, और वो यूज़ कर रहे थे कॉमन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश थी उस टाइम की। लेकिन इंग्लिश जो थी वो सिर्फ बोली जा रही थी, इंग्लिश लिखी नहीं जा रही थी कहीं पर भी। तो ये सारी चीज़ें जो है चल रही थी। नॉर्मन फ्रेंच कल्चर आ चुका था, फ्रेंच जो थी प्रेस्टीजियस लैंग्वेज बन चुकी थी, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो ये सारा जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड। स्ट्रॉन्ग चर्च इन्फ्लुएंस, तो मोनास्ट्रीज जो थी और एजुकेशन जो थी वो सब जो है चर्च के अंडर आ रही थी। चर्च जो है वो एक सेंटर बन चुका था कल्चरल और लर्निंग के लिए। एजुकेशन ले लो, मोरल लाइफ ले लो, आर्ट, लिटरेचर, जो कुछ भी था वो सब चर्च के अंडर आ रहा था। और ये सारे वर्क्स लिखे जा रहे थे, बोले जा रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे लैटिन लैंग्वेज में। इसी बीच कुछ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड हुई है। फर्स्ट वन इज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि गेस 12th सेंचुरी में 1200 के आसपास रही, इस्टेब्लिश हो चुकी थी मतलब। एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये भी इसी बीच स्टार्ट हुई है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है ये दोनों यूनिवर्सिटीज़। और लंदन जो था वो उस टाइम पे मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन बन चुका था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। ट्रांजिशनल लिटरेरी फेज बोला जाता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, क्योंकि एक ब्रिज क्रिएट करता है बिटवीन ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड मिडल इंग्लिश पीरियड, एंड इट क्रिएट्स अ रूट फॉर चॉसर एंड लेटर मिडल इंग्लिश राइटर्स, क्योंकि इस एज में ही कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है मिडल इंग्लिश डायलेक्ट की।
नाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, कि इस पीरियड में क्या क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए। तो फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, यानी फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर हो गए, स्पेशली वो वाले वर्ड्स जो रिलेटेड हैं लॉज से, गवर्नेंस से, फैशन, फूड, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ, ये सारी चीज़ों के जो रिलेटेड थे, वो सारे वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश में कहीं ना कहीं फ्रेंच जो है मिक्स होने लग गई थी। और इसी बीच एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर होने लगा, स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगे, एमर्जेंस ऑफ मिडल इंग्लिश। और इसी तरीके से धीरे धीरे जो है एमर्जेंस हुआ मिडल इंग्लिश पीरियड का। लेट्स टॉक अबाउट एंग्लो नॉर्मन राइटर्स। सो यहाँ पे कुछ मोस्ट फेमस राइटर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से आते हैं जो। सो फर्स्ट वन इज जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ। जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ जो थे वो लैटिन लैंग्वेज में लिखते थे, एंड हिज मोस्ट फेमस वर्क इज हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, जो कि इंस्पायर्ड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से एज वेल एज अर्थरिंग लेजेंड से टू ब्रिटेन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। देन आते हैं हमारे वेस, जो कि अनदर फेमस राइटर हैं जिन्होंने एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। इनका मोस्ट फेमस वर्क है रोमैन डे ब्रूट, जो कि एक ट्रांसलेशन है। एंड देन ही ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ जॉफ्री, उन्होंने बहुत सारे जॉफ्री के वर्क को ट्रांसलेट किया है एंड इंट्रोड्यूस राउंड टेबल। देन आते हैं लेमन, जिन्होंने अर्ली मिडल इंग्लिश में लिखना शुरू किया, एंड ही इज़ द वन हु स्टार्टेड अर्ली मिडल इंग्लिश लैंग्वेज। अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट राइटर्स बाय द वे आ जाए ऑप्शन में, यू विल ऑलवेज स्टिक टू लेमन। अब लेमन जो थे वो उन्होंने अर्ली मिडल इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, फेमस वर्क इनका ब्रूट है, और ये वर्क जो है वेस से इंस्पायर होकर लिखा है, एंड ही वॉज द वन हु क्रिएटेड अ ब्रिज बिटवीन ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश पीरियड। एंड ऐसे अदर राइटर्स हैं जैसे कि मेरेडिथ फ्रांस एंड, और ये सारे राइटर्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये सब मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है, बट बेसिकली मेरेडिथ फ्रांस जो है वो फर्स्ट फीमेल राइटर थी, फर्स्ट फीमेल वॉइस थी, नॉर्मन लैंग्वेज में लिखती थी, सॉरी एंग्लो फ्रेंच या एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच बोल सकते हैं, इस लैंग्वेज में लिखती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ जो है वो मैं इंक्लूड नहीं की है, बट आप अगर यू आर राइटिंग देन यू शुड इंक्लूड इट। सो इट्स द आउल एंड द नाइटिंगेल, ये बहुत ही मोस्ट फेमस वर्क है एंड इट्स अ डिबेट पोएम, फर्स्ट मिडिल इंग्लिश आर्ग्यूमेंट है ये। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा जाता है, जिसमें आउल जो है वो एक मोरलिस्ट है, नाइटिंगेल जो है वो एक एस्थेटिक है। सो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो मैंने आपको बताया, और कुछ मेजर रिलीजियस प्रोज भी लिखे गए हैं। तो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहाँ से शुरू होने लग गई थी वर्क। बहुत सारे वर्क लैटिन में थे, बहुत सारे एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच में थे, और कुछ कुछ वर्क्स जो है वो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में देखे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर सब कुछ सही चल रहा था तो देन वाई एंग्लो नॉर्मन पीरियड ख़त्म हुआ? इसके ख़त्म होने का रीज़न क्या है? सो हुआ ये था कि इंग्लैंड ने नॉर्मंडी, जो कि फ्रांस, जहाँ का ड्यूक था विलियम वन, तो इंग्लैंड ने नॉर्मंडी खो दी। और सिर्फ ज़मीन का लॉस नहीं हुआ था, यहाँ पे फ्रांस से जो इमोशनल कनेक्शन था, पॉलिटिकल कनेक्शन था, उन सब का सेपरेशन हो चुका था, एंड ग्रेजुअली फ्रांस जो है वो एक फॉरेन कंट्री बन गया था इंग्लैंड के लोगों के लिए। और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली इंग्लिश जो थी वो लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगी, कॉमनर्स, एंड देन जब वो सिटी जाते थे बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश को प्रमोट किया थ्रू राइटिंग, एंड देन कॉमन लोगों को भी इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें होने लगी, एक नेशनलिज्म जागा, एंड लेटर ऑन 100 ईयर वॉर्स आए, रीजन रिवॉल्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हुई, एंड धीरे धीरे इसी बीच कहीं ना कहीं एंग्लो नॉर्मन पीरियड गुम हो गई। और उसके बाद शुरुआत होती है एज ऑफ चौसर की, जो 1340 से 1400 तक रहा। और बहुत सारे इवेंट्स हुए, लाइक 100 ईयर वॉर्स हुई, पीजन रिवॉल्ट्स हुई, ब्लैक डेथ हुआ, इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों के बीच लाऊंगी, शेयर करूंगी। तो इसके बाद का जो लेक्चर मैं आपको दूंगी वो होगा एज ऑफ चौसर के रिलेटेड, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है।